students, you are watching Learn Easy Classes. Myself Urvashi, your science teacher. Students, आज हम वन शॉर्ट रिवीजन करेंगे क्लास 10th NCERT साइंस चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे कि हम केवल विद इन 15 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे. इस बार 2021 में इस चैप्टर के कुछ पोर्शन डिलीटेड है, पूरा चैप्टर डिलीट नहीं है. इस चीज को ध्यान में रखिएगा क्योंकि कई बार हो सकता है कि आप ये पूरा चैप्टर ही मिस कर जाएं. तो जो डिलीटेड पोर्शन है वो भी मैंने वीडियो में मेंशन किया हुआ है, मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया है डिलीटेड पोर्शन को वन शॉट सीरीज में. रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये वन शॉट सीरीज है. एग्जाम टाइम में आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी. गाइज, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस. यहाँ पर बच्चे आप देख सकते हो कि जो भी डिलीटेड पोर्शन है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, नॉमेनक्लेचर इस बार आपको नहीं पढ़ना है. कार्बन कंपाउंड्स का सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डिफरेंस भी हमने नहीं करना है. केमिकल प्रॉपर्टीज है कार्बन की जिसमें कि कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस है ये भी आपको नहीं करनी है. एथेनॉल और एथेनोइक एसिड जो है वो भी हमें प्रॉपर्टीज और यूजेस नहीं करना है. यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन है, काफी सारे बच्चे ने मुझे से ये बात पूछी भी थी कि प्रॉपर्टीज एंड यूजेस नहीं करना है, केवल आपको एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड की रिएक्शंस करनी है. सोप एंड डिटर्जेंट भी इस बार हमारा कट हो गया है, तो बहुत इजी हो गया ये चैप्टर आपके लिए. वैसे ये काफी सारी चीजें अगर इंक्लूड होती तो चैप्टर जो आपका था वो काफी लेंथी होता. कार्बन कंपाउंड से स्टार्ट करने से पहले बेटा कार्बन का जो नेचर है वो हमें समझना बहुत जरूरी है. कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है और इसकी वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बनेगा 2 और 4, यानी कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब कार्बन के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट करे क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. इसलिए कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करता है, शेयरिंग करता है. और इसी वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है. इतने सारे कंपाउंड्स बना लेता है कार्बन कि पूरी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही कार्बन के कंपाउंड पर बेस्ड है. केमिस्ट्री की अलग ब्रांच है जिसमें कि केवल कार्बनिक कंपाउंड्स इंक्लूड किए गए हैं. तो कार्बन की जो ये प्रॉपर्टीज है इसके आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन्स है. चूंकि इसकी वजह से जो कार्बन होता है वो शेयरिंग इजिली कर लेता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, जो कि शेयरिंग करी जाती है इलेक्ट्रॉन्स की और इजिली ब्रेकेबल भी होते हैं. जबकि जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से आयोनिक बॉन्ड में या तो दे दिए जाते हैं या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, तो वो आयोनिक बॉन्ड होता है. यहाँ पर कार्बन की हम अगर बात कर रहे हैं तो कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और कार्बन 2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है. फ्री स्टेट में अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरेंस, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. इनके डायग्राम भी कई बार आपको आ जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी आ जाती है. ये सारे एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, अभी हम इनके डायग्राम के बारे में भी डिस्कस करेंगे. और अगर हम कंबाइंड स्टेट में बात करें तो कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स के रूप में एग्जिस्ट करता है. कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, शुगर, अल्कोहल, बहुत सारे कार्बनिक कंपाउंड्स हैं जिन्हें आगे हम डिस्कस करेंगे. एलोट्रॉप्स क्या होते हैं कार्बन के, different forms of an element that has same chemical properties. यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा कि किसी एलिमेंट्स के डिफरेंट फॉर्म्स, स्ट्रक्चरली अरेंजमेंट जो होता है, स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है. एलिमेंट सेम होते हैं बट वो अरेंजमेंट जो उनका है केवल उनकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो डिफरेंट हो जाती है. So you can say the different form of an element that has same chemical properties but different physical properties are known as allotropes. कार्बन के हम 3 allotropes को डिस्कस करेंगे. कार्बन के डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर अगर हम बात करें तो डायमंड की सबको पता है, डायमंड हार्डेस्ट मेटल होता है, हार्डेस्ट. और ये ग्रेफाइट क्या होता है, सॉरी नॉन मेटल होता है. ग्रेफाइट आपका सॉफ्ट नॉन मेटल होता है और ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है जबकि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है. ये जो इनका नेचर होता है वो केवल इनके अरेंजमेंट की वजह से होता है. इसे हम आगे डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पर देखो बच्चे, ये डायमंड का स्ट्रक्चर जो हमें दिख रहा है, एक कार्बन यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है, एक कार्बन, और ये चारों तरफ यहाँ पर ये देखो 1 2, अगर हम इसकी बात करें 1 2 और ये 3 और इस तरीके से ये हुआ 4. एक कार्बन चार कार्बन के साथ इस तरीके से अटैच है. फिर अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये अपने बैक में 4 कार्बन के साथ अटैच है इस तरीके से, ये फिर बैक में, तो इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है तो ये इसको हार्डेस्ट बना देता है. 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, कोवेलेंट बॉन्ड है हर एक कार्बन के बीच में, कोवेलेंट. अगर हम इस कार्बन की बात करें तो देखो 1, यहाँ पर देखो एक कार्बन ये अटैच हो रहा है और दूसरा कार्बन यहाँ पर देखो ये 2 और ये हुआ 3 और ये हुआ 4. इस तरीके से अगर हम सारी चीजों को समझते जाएंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कार्बन है 1 और यहाँ पर देखो 2
और ये 3, देन ये 4। इस तरीके से हर एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बन रहा है। कोई भी कार्बन यहाँ पर फ्री नहीं है। फ्री नहीं है तो ये ज्यादा आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और ये इजिली ब्रेकेबल भी। डायमंड हार्डेस्ट, इसी वजह से जो डायमंड होता है वो हार्डेस्ट होता है। तो डायमंड की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है। स्ट्रॉन्ग कार्बन 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 कार्बन, क्योंकि यहाँ पर कोई और तो बॉन्ड बन ही नहीं रहा है, कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। डायमंड इज हार्ड इन नेचर विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये जो बॉन्ड बनता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है और इसे ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो दैट्स व्हाई कार्बन ये डायमंड जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। इट शाइन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, कोई भी एलिमेंट जो यहाँ पर देख रहे हो कार्बन फ्री नहीं होता है। जब फ्री आयोनिक स्टेज में फ्री नहीं होगा कोई, तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा। That's why the reason कि डायमंड जो होता है वो हमारा बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होता है। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ डायमंड हमें पता है कि ज्वेलरी बनाने में यूज होता है, कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स में भी यूज करते हैं। ग्रेफाइट, यहाँ पर देखो ग्रेफाइट का हम देख पा रहे हैं, पेंसिल की जो लेड होती है सबने देखी होगी। यहाँ पर भी देखो हैं तो सारे कार्बन ही, लेकिन जो ये वाला जो बॉन्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर देखो ये डॉट डॉट, ये इजिली ब्रेकेबल है और ये वाला जो कार्बन है इसकी वजह से ही ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि फ्री जो यहाँ पर ये जो ये आपको ये दिख रहा है यहाँ पर देखो बेटा, ये लेयर है, इस तरीके की लेयर होती है। ऐसे एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई और एक लेयर हमारी ये हो गई। यहाँ पर जबकि ये स्ट्रक्चर कैसा था, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था। यहाँ पर भी 4 कार्बन आपके इंक्लूड है, बट जो एक कार्बन है वो बॉन्ड जो बना रहा है वो इजिली ब्रेकेबल बॉन्ड बना रहा है। ग्रेफाइट इज मेड फ्रॉम वीक वंडरवाल फोर्सेस। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, कौन सा फोर्सेस से ये कार्बन यहाँ पर अटैच होते हैं, वीक वंडरवाल फोर्सेस। वीक होता है, इसी वजह से ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि एक कार्बन यहाँ पर फ्री स्टेट में आ जाता है। Each carbon atom is bonded with other 3 carbon atom in order to form hexagonal rings. It serves as a good conductor of heat and electricity. It uses as a dry lubricant of machine parts as well as its use in lead pencil. सबको पता है। तो जो ये स्ट्रक्चर है केवल इसकी वजह से डायमंड और ग्रेफाइट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है। दैट्स वाई ये दोनों जो होते हैं वो एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के, क्योंकि दोनों में ही कार्बन है, बट केवल अरेंजमेंट यहाँ पर इनका अलग अलग तरीके से है। यहाँ पर हम फ्लोरेंस की भी बात कर लेते हैं। ये फुटबॉल के जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, फुटबॉल, F फॉर फुटबॉल और F फॉर फ्लोरेंस, याद रखना। इट इज ए हॉलो केस विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। एक गोले की तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। यहाँ पर हेक्सागोनल और पेंटागोनल 2 तरीके की रिंग्स होती हैं। हेक्सागोनल, समटाइम्स पेंटागोनल और हेप्टागोनल भी हो सकती हैं। जो ये रिंग्स देख रहे हो, ये देखो 1 2, ये यहाँ पर देखो ये आपकी जो रिंग्स है ये पेंटागोनल है। कुछ रिंग्स हमारी हेक्सागोनल भी, यहाँ पर देखो ये रिंग आपकी जो दिख रही है हेक्सागोनल रिंग्स दिख रही है, और जो ये रिंग्स है ये पेंटागोनल रिंग्स दिख रही है। तो हेक्सागोनल और पेंटागोनल दोनों तरीके की यहाँ पर रिंग्स प्रेजेंट होती है। और फ्लोरेंस को हम C60 भी बोलते हैं, क्योंकि 60 कार्बन से ये आपका बना होता है। 60 कार्बन इसमें इन्वॉल्व होते हैं पूरी फुटबॉल बनाने में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, C60 भी बोलते हैं फ्लोरेंस को। कार्बन की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी प्रॉपर्टीज भी उतनी ही ज्यादा समझने वाली है। कैटेनेशन क्या होता है और टेट्रावैलेंसी क्या होती है। कैटेनेशन, ये दोनों इसकी प्रॉपर्टीज है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, यहाँ पर कैटेनेशन क्या होता है, कार्बन क्या प्रॉपर्टीज है कि कार्बन जो होता है वो किसी अदर एलिमेंट्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, या तो लॉन्ग चेन के फॉर्म में बनाता है, क्लोज रिंग बना सकता है, या ब्रांच चेन भी बना सकता है। किसी के साथ कार्बन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल इस तरह के बॉन्ड भी बना सकता है। तो इससे जो ये प्रॉपर्टीज है कार्बन की चेन बनाने की या फिर ब्रांच में या फिर रिंग बनाने की, जैसे कि बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन में कार्बन होते हैं और इस तरीके से बेंजीन में हेक्सागोनल रिंग बनी होती है, तो ये क्लोज रिंग होती है। तो कार्बन ओपन चेन भी बना सकते हैं और इस तरीके से रिंग शेप भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो जो ये प्रॉपर्टीज होती है ये कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टीज की वजह से होती है। और अगर हम बात करें टेट्रावैलेंसी की, तो टेट्रावैलेंसी की वजह से ही तो कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बना सकता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और ये कार्बन चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग कर सकता है। ड्यू टू दिस वन कार्बन एटम कैन बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम। कार्बन पर मैंने आपको एक पोएट्री भी बताई सुनाई थी पहले।
आप चैनल पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर सजेस्टेड बटन में पोएट्री सुन सकते हो। पोएट्री सुनने के बाद आपको कार्बन और अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो कार्बन सा था। ओके, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इंक्लूड होते हैं, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। यहाँ पर हमें इनका डिफरेंस नहीं करना है क्योंकि ये आपके अभी डिलीटेड पोर्शन में से है, इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे। बट हमें आपको केवल इतना बता देती हूँ, जो सैचुरेटेड होते हैं और अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कि जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ओके, और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं। एल्केन जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड होते हैं। एल्केन्स यहाँ पर देखो, एल्काइन और एल्कीन ये दोनों क्या होते हैं? एल्कीन जो होते हैं वो डबल बॉन्ड और एल्काइन जो होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो इन दोनों को हम बोलते हैं सैचुरेटेड, और जो हमारा एल्केन हो गया ये क्या हो जाता है? अनसैचुरेटेड। ओके बच्चे, यहाँ पर देखो कुछ कार्बनिक कंपाउंड्स है। अब कार्बनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम कैसे नेमिंग, हमें नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ना है, बट मैं आपको यहाँ पर कुछ कंपाउंड से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। कार्बन के जो नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर कार्बन के हमें नाम देने होते हैं। अगर एक कार्बन सिंगल कार्बन है तो मैथ, डबल कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, इसी तरीके से पेंट, हेक्स, हेप्ट, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, नॉन और डेक। इस तरीके से हम यहाँ पर नेमिंग देते हैं। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम एन लगा देते हैं सफिक्स। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में क्या लगाएंगे? एन। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रोप की तो यहाँ पर प्रोपेन। और अगर डबल बॉन्ड होता है तो फिर हमें क्या करना होता है? इन लगा देना होता है। जैसे हम इसको प्रोप को भी पढ़ते हैं तो प्रोपीन, यानी कि इन लगा देते हैं तो क्या हो जाता है हमारा? डबल बॉन्ड। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, आपको नॉमेनक्लेचर नहीं करना है, लेकिन जब आप आगे कंपाउंड्स पढ़ोगे तो आपको ये बॉन्डिंग क्लियर होनी चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड जब होता है तो फिर हम उसे क्या बोल देते हैं? आइन लगा के हम उसको सफिक्स लगा देते हैं। अगर हम यहाँ पर प्रोप की ही बात करें तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे? प्रोपाइन। होंगे नंबर ऑफ कार्बन 3 ही, बट हाइड्रोजन जो है वो आपका इसमें चेंज हो जाता है क्योंकि बॉन्डिंग के हिसाब से। तो एन, इन, आइन, इस तरीके से हम इनकी नेमिंग करते हैं। और 1, 2, 3 कार्बन के बेस पर हम इसे मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पर दिए हैं। अगर एक हाइड्रोजन किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में अगर जो चेन होती है उसमें से अगर एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें और एक हाइड्रोजन की जगह पर हम कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दें। फंक्शनल ग्रुप हमारा कोई भी हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, एल्कोहल यानी कि जो OH होता है, एल्कीन, एल्काइन, और मैंने आपको बताया एल्केन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आप शो कर रहा है, देखो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्डिंग दिख रही है, एल्केन। और यहाँ पर एल्काइन और एल्कीन, एल्कीन डबल बॉन्डिंग दिख रही है और एल्काइन में आपको क्या दिख रही है? ट्रिपल बॉन्डिंग दिख रही है। तो यहाँ पर अगर एक हाइड्रोजन, ये पूरी इस तरीके से कार्बन की जो चेन होती है बच्चे, यहाँ पर देखो अगर मैं इसकी बात करूं, कार्बन की चेन हम बनाते हैं। यहाँ पर सपोज हम ब्यूटेन बनाना है तो हमें यहाँ पर 4 कार्बन चाहिए ब्यूटेन के लिए, और ब्यूटेन है तो सब में सिंगल बॉन्डिंग होगी। और फटाफट से यहाँ पर देखो ये जो आपको ये कार्बन, क्योंकि 4 टेट्रावैलेंसी होती है कार्बन की, तो फटाफट से यहाँ पर हाइड्रोजन हमने अटैच कर देने हैं। और ये हमारा कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे इसमें? अगर हमारी सिंगल बॉन्डिंग है तो यहाँ पर ध्यान से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि ये हमारा बनेगा C4H10। तो ये क्या हो गया? एल्केन का फॉर्मूला हो गया जिसमें कि सिंगल बॉन्डिंग होती है। अगर यहाँ पर सपोज डबल बॉन्डिंग होती, सपोज यहाँ पर डबल बॉन्डिंग कर दें और इसे एल्कीन में कन्वर्ट कर देते तो क्या होता? फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन जो ये लगा हुआ है ये हट जाता और ये वाला हाइड्रोजन भी हट जाता, क्योंकि यहाँ पर देखो 1, ये 1, 2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर शेयरिंग कंप्लीट हो गई। तो यानी कि इस हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो फॉर्मूला क्या बनता फिर हमारा? C4H8। यहाँ पर किस तरीके से हम फॉर्मूला भी बनाएंगे वो भी आपने ध्यान रखना है। तो C4H8, तो ये किसका फॉर्मूला है? एल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्डिंग है इन। तो जो भी आपका यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन हो, मैथ, प्रोप, ब्यूट, तो 4 कार्बन यहाँ पर है तो ब्यूट, तो यहाँ पर ये क्या बना? ब्यूटीन बन गया।
और अगर सिंगल बॉन्डिंग होती तो क्या बनता, ब्यूटेन बन जाता। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं ट्रिपल बॉन्डिंग की, ट्रिपल बॉन्डिंग की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर 3 कार्बन चेन हम बना लेते हैं, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो कितने यहाँ पर हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर देखो इसमें तो आपको 4 चाहिए, इधर इस तरीके से हम चेन बनाते हैं 1 2 3 और एक यहाँ पर, तो यानी कि पूरे 4 हो गए कंप्लीट, और 1 2 3 और एक हो जाएगा हाइड्रोजन यहाँ पर। तो इस तरीके से यानी कि क्या बना यहाँ पर, अगर हम बात करें 1 2 3 और ये 4 यहाँ पर हाइड्रोजन यानी कि C3। यहाँ पर देखो बेटा बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे तो 1 2 3 यहाँ पर देखो 4 पूरे कंप्लीट हो रहे हैं, और यहाँ पर भी 4 कंप्लीट हो रहे हैं, और यहाँ पर C3H कितना हुआ H4। तो ये हमारा हो गया एल्काइन जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ये तीनों आपको समझ आए कि एन सिंगल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और उसी के हिसाब से हमारे इसके फॉर्मूले बनते हैं। और इसमें से किसी भी हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर दें किसी भी फंक्शनल ग्रुप से, चाहे वो OH हो जाए, OH अगर यहाँ पर H की जगह OH लगा देते तो ये हमारा हो जाता प्रोपेनॉल। तो क्योंकि यहाँ पर ऑल, अगर अल्कोहल लगा है तो सफिक्स उसमें लगा देते हैं ऑल, OH ग्रुप लगा होता है, एल्डिहाइड लगा है तो CHO, यानी कि इस H को रिप्लेस करता CHO और फिर वो हो जाता प्रोपेनल। और अगर एमीन ग्रुप लगा हुआ है, N लगा हुआ है यहाँ पर, तो एमाइड हम उसे को बोल देते हैं प्रोपेमाइड, इस तरीके से। और एस्टर ग्रुप COO लगा है तो वो एस्टर ग्रुप हो जाता है। कीटोन CO ग्रुप अगर लगा हुआ है यहाँ पर तो वो कीटोन होता है, जैसे कि हम ओन से भी लास्ट में सफिक्स ओन लगा, जैसे प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, इस तरीके से लगा देते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप। और अगर ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरह से लगा तो ये होता है हमारा हेलो ग्रुप, उसे हम प्रीफिक्स लगाते हैं, जैसे कि क्लोरोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन, आइडोब्यूटेन, इस तरीके से हम उसे लगाते हैं। उसमें अगर ये हेलो ग्रुप लगा हुआ है किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तो फिर हम उसे प्रीफिक्स में आपको हेलोजन का नेमिंग करते हैं। तो इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप भी आपने समझ लेने हैं। अब यहाँ देखो बच्चे होमोलोगस सीरीज क्या होती है। सेम आपकी जो कंपाउंड्स फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है, यानी कि अगर हम एल्केन की बात करें, एल्कीन की, एल्कोहल की या कार्बोक्सिलिक, कोई भी फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, या आपका सेम एल्केन हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो, उसमें एक कार्बन का डिफरेंस होता है। जो भी होमोलोगस सीरीज होगी, अगर हम एल्केन की होमोलोगस सीरीज की बात करेंगे तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यानी कि सेम सीरीज चलेगी, एक कार्बन का डिफरेंस है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, तो ये क्या हो गए हमारे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। अगर एल्कीन की होमोलोगस सीरीज की बात करें यानी कि डबल बॉन्डिंग में, तो इसमें भी देखो एक एक कार्बन का डिफरेंस हमें दिख रहा है, 2 3 4, इस तरीके से आगे 5। तो एक एक कार्बन के डिफरेंस जो होता है वो हमारी होमोलोगस सीरीज होती है किसी भी कार्बनिक कंपाउंड की, बट उसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एल्कीन और एल्कोहल दोनों की होमोलोगस सीरीज सेम कर दें। एल्कीन की होमोलोगस सीरीज अलग होगी जिसमें कि सिर्फ डबल बॉन्डिंग होगी, और एल्कोहल की अलग होगी जिसमें कि OH ग्रुप यानी कि सफिक्स ऑल जुड़ा होगा, जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरीके से। और इसमें भी देखो एक कार्बन का डिफरेंस है 1 2 3 और ये 4। तो होमोलोगस सीरीज भी बच्चे आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की होमोलोगस सीरीज है COOH, ओइक एसिड, लास्ट में हम सफिक्स लगा देते हैं। इसमें भी एक कार्बन का डिफरेंस, यहाँ पर ध्यान से देखते जाओ, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर देखो 2 कार्बन हो गए, यहाँ पर 3 कार्बन और यहाँ पर 4 कार्बन। बट कार्बोक्सिलिक एसिड की ये होमोलोगस सीरीज है। तो होमोलोगस सीरीज आपको क्लियर होगी कि किसी भी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट यानी कि सेम फंक्शनल ग्रुप अगर है किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में, तो उसमें एक कार्बन का अगर डिफरेंस है सीक्वेंस में तो वो हमारी होमोलोगस सीरीज बन जाती है। अभी हम यहाँ पर दे लेते हैं कि एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के कुछ हम यहाँ पर रिएक्शंस देख लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज और यूजेस हमें नहीं करने हैं। एथेनॉल और एथेनोइक एसिड जो है इसके
यूजेस हमें नहीं करने, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में जो बॉक्स बना हुआ है बेटा उसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मेथेनॉल जो होता है वो क्या होता है, पॉइजनस अल्कोहल होता है, एथेनॉल जो इंडस्ट्रियल एथेनॉल होता है उसमें मेथेनॉल को क्यों मिक्स करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उसको मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, जो भी आपके बॉक्स वाले क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इस बार की जो बोर्ड एग्जाम है उसमें एनसीईआरटी के जो बॉक्स में है उसमें से क्वेश्चंस काफी सारे आने की पॉसिबिलिटीज है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो क्वेश्चंस भी करवा दूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज केवल हम वन शॉट सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो अल्कोहल, यहाँ पर मेथेनॉल है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन बनती है तो ये एल्कीन बन गया आपका, एल्कीन, और ये क्या बना, एथीन, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है और डबल बॉन्डिंग है तो एथीन बना, और हाइड्रोजन यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर बन गया। तो इस तरीके से हमने एथेनॉल या एथेनोइक एसिड के यहाँ पर प्रॉपर्टीज देखनी है। आगे हम एथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो एथेनोइक एसिड, या जैसे कि हम एसिटिक एसिड या विनेगर भी बोलते हैं, इसका जो नॉमेनक्लेचर कार्बनिक नेम जो है आपका साइंटिफिक नेम, उसे हम बोलेंगे एथेनोइक एसिड, और अपनी लैंग्वेज में हम इसे बोलेंगे एसिटिक एसिड या विनेगर भी बोलते हैं। एस्टर बनाने में, एस्टर के जैसे बनाने में ये यूज होता है, और इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत स्वीट स्मेल होती है, मीठी मीठी सी स्मेल होती है। एथेनोइक एसिड को जब हम एथेनॉल के साथ मिक्स करते हैं तो इथाइल एथेनोइड बन जाता है या इथाइल एसीटेट बन जाता है। यहाँ पर केवल हमें रिएक्शंस देखनी है, प्रॉपर्टीज और यूजेस हमें अभी इस बार नहीं करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कार्बन कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के बॉक्स में से किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन जाएंगे वो भी कराऊंगी, तो नेक्स्ट सीरीज बिल्कुल मिस मत करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, जुड़े रहिए लर्न इजी क्लासेस के साथ। बाय बाय।